Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन एसएससी स्पीड टेस्ट 36B में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जीएस के 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपने सेट नंबर 36 किया होगा, बहुत ढेर सारे छोटे छोटे डाउट्स आपको आए होंगे, बहुत सी जगह चीज़ें ऐसी जो समझ में नहीं आई होंगी कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे है इसका सही आंसर, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। बच्चे कई बार सर्च भी किए होंगे ऑप्शन में। तो प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं हम लोग क्या इसका सही है आंसर। और सबसे पहले आपके सामने फ्रंट पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक आराधे, धीरज सिंह ठाकुर, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, नितिन मधुकर जामदार। तो प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, एक बात और सब थोड़ा सा समझ लेंगे बच्चा। अगर हम बात करें, अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि जब आप एसटी दिए होंगे तो एसटी में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन मिले होंगे, ये हमारे जीएस के क्वेश्चन थे भाई। टोटल अभी आप जान रहे हैं जर्म GERM मतलब जीएस इंग्लिश रीजनिंग मैथ 25 के रहते हैं सेट पूरे। तो जीएस के 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है। और ये जो भी पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बॉम्बे उच्च न्यायालय मतलब बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक आराधे, धीरज सिंह ठाकुर, देवेंद्र कुमार उपाध्याय या नितिन मधुकर जामदार। तो आइए देखें क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है बेटा वो है DK उपाध्याय। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जो बच्चे देवेंद्र कुमार उपाध्याय किए होंगे वो सभी सही हैं। आइए थोड़ा सा कोर्ट के बारे में हम कुछ नॉलेज देख लेते हैं बेटा क्या है। अगर हम बात करते हैं अपने देश के इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे, इंडियन जुडिशरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बच्चे हमारे देश में जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे पहले अगर हम कहें तो सबसे बड़ा कोर्ट तो हमारे देश में प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट का कोई कोर्ट नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर होता है। और प्रेसिडेंट ही बताता है सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन या अपना विवेकाधिकार शक्तियों से किसी को क्षमादान वगैरह कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर प्रेसिडेंट है। अब हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, अब क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आ जाए बेटा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी अगर नीचे आ जाए तो हो जाएगा बच्चे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हमारे दो तरह के कोर्ट होते हैं। एक होते हैं हमारे सिविल कोर्ट, और एक होते हैं बेटा हमारे सेशन कोर्ट। एक क्या होते हैं? सेशन कोर्ट। तो एक सिविल है और एक सेशन है, इस तरह के दो कोर्ट हैं। तो हाई कोर्ट की जो संख्या है वो 25 है, सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1, प्रेसिडेंट की संख्या 1, और डिस्ट्रिक्ट तो भाई जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने हमारे यहाँ कोर्ट हो जाएंगे। तो ये हम एक्यूरेट नहीं कह पाएंगे, लगभग 600 से अधिक डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में है। अब हाई कोर्ट 25 है, तो बेटा यहाँ पे बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी नए चीफ आए हैं और उनका नाम क्या है? DK उपाध्याय। क्या नाम है उनका? DK उपाध्याय। तो ये हाई कोर्ट के कौन है? चीफ जस्टिस हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, जो बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, उन सभी का बिल्कुल सही है बेटा, सभी का आंसर क्या है? सही है। ठीक है, अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2023 में सीआरपीएफ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया है? देखो बेटा, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ हमारे देश की अगर हम कहें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसका उद्देश्य जो है भारत के आंतरिक क्षेत्र से आतंकवाद को पूरी तरीके से सफाया करना है या साफ करना है। ठीक है, अब 2023 में अगर कहें तो इसका कौन सा जन्मदिन या कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका स्थापना दिवस था बेटा 85वां। कौन सा था? 85वां था। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ी सी बातों को हम यहाँ समझ लेते हैं। अगर थोड़ी बात हम यहाँ जानते हैं क्या, जैसे हमारे भारत देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, या हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में चहुमुखी तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए कि आतंकवाद को हम रोक सकें और सुरक्षा व्यवस्था टाइट रह सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके देश का, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में हम बहुत सी चीज़ें देख पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारे यहाँ पैरा मिलिट्री
अगर हम ये कहें कि कितनी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, कितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं इनमें, तो आइए देखें क्या है पैरामिलिट्री फोर्स। जैसे बेटा सबसे अगर हम कहें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, असम राइफल, आईटीबीपी, सीआरपी, असम राइफल, इसके बाद में एसएसबी, आरपीएफ, आरपीएफ तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है बेटा, ठीक है, इसको भी लेकिन काउंट करते हैं। बीएसएफ, बीएसएफ, इनके अलावा सीआईएसएफ, और एक आती है हमारी दिल्ली पुलिस, डीपी, दिल्ली पुलिस। तो इनमें भी अगर हम कहें तो अब ये हमारे यहाँ के पैरामिलिट्री टर्म्स में आते हैं, जिनमें अगर हम सबसे पहले कहें ये जो हमारा है सेंट्रल रिजर्व, रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है बेटा ये, इसका 85वां स्थापना दिवस मनाया गया ऐसे। अच्छा, अब कई बार आपके दिमाग में आता है सर 85वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो सर ऐसे को स्थापित कब किया गया होगा, ये भी सोचने की बात आती है। तो आप बिल्कुल आसानी से अगर कल्पना करें कि आप 2023 में 85 साल घटा लो, तो इसके स्थापना का समय आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा प्यारे बच्चों, देख लो फिर से आओ, देखो 13 में से 8, 13 में 5 गए 8, यहाँ 1, यहाँ हो गया मान लो 11, 11 में गए 3, और यहाँ हो गया 19। तो 1938 में सीआरपी जो है 27 जुलाई 1938 को सीआरपी स्थापित की गई। देखो बात समझ आ गई, आ गया ये। इस तरह से भी थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप देख लीजिए इसका जो आंसर था वो क्या था, सी। जिन भी बच्चों ने हमारे सी ऑप्शन दिया था, सी आंसर कहा है, उन सभी का जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ऋण देने में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में शीर्ष पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टॉप अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक इन लीडिंग द स्टेट पीएसयू एंड कॉर्पोरेशन फॉर द 5th कंसेक्टिव ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ऋण देने में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में शीर्ष पर रहा है। भाई लगातार 5 सालों की बात की जा रही है, और बात कह रहे हैं कि उपक्रम और निगमों में सार्वजनिक तौर पे बैंकों में ऋण देने के लिए मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, केनरा बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केनरा बैंक। क्या नाम है, केनरा। केनरा की टैग लाइन है वी कैन टुगेदर, हम साथ साथ हैं, केनरा बैंक। एचडीएफसी की बात करें, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हाउसिंग क्षेत्र में क्या करती है, लोन देने का काम करती है, मेन उद्देश्य ये है। आईसीआईसीआई की बात करें, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बैंक है जो इस ज़्यादातर इंडस्ट्री सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए अपना फंडिंग करती है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर कदम आपके साथ, 1956 से हर जगह हर कदम साथ में है, और भारत की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। अगला प्रश्न क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब जीएचआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश में 2006 में 38.1 से गिरकर 2002 में 26.1 पर आ गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। 2006 में 38.1 रैंक से गिर के 26.1 रैंक पर आ गया है। ये बताना है किसके लिए, हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है भारत है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है। तो यहाँ पे अगर गिरने की बात की गई है तो आंसर जो है बेटा वो पाकिस्तान है। क्या आंसर इसका बच्चे, पाकिस्तान है। अगर हम कहें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के माध्यम से किस देश में भूखमरी की क्या मात्रा है, कौन से देश में लोग पर्याप्त मात्रा में मील या भोजन को पा रहे हैं, कौन से देश के लोग पर्याप्त मात्रा में मील या भोजन को नहीं पा रहे हैं, पूरे विश्व स्तर पे
उत्पादन के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे इसका आंकलन या इसका किसी गणना की जाती है और उस आधार पे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसका कैलकुलेशन क्या होता है बच्चे, तभी हमें समझ में आता है। तो यहाँ जो आंसर था 38 से गिर के 21 पे आ गया है, तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि 2022 में ये रहा है 6 से लेके 22 में। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करने की बात कही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन विच स्टेट द पीएम मोदी इनोग्रेट द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। क्या है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट? तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ आएगा ये आपको बताना है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पे बताना है गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, गुजरात है। आप सब ऐसे भी जान सकते हो भाई, सिंपल सी बात है कि मोदी जी कहाँ से हैं, मोदी जी गुजरात से हैं। तो ज़्यादातर डेवलपमेंट कहाँ होगा या ज़्यादातर बड़ी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। वैसे ये हमारे लिए कहना जो है अनुचित है, माफ़ करिएगा। देश प्रधानमंत्री देश का होता है, ना तो किसी क्षेत्र विशेष का है। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर दिमाग में खटकती होगी कि भाई जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है, जिस स्थान का है, जिस राज्य का है, पहले उस राज्य के पूरी तरीके से विकास या वर्धन करने की बात करेगा, दूसरी बार अन्य क्षेत्रों में। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में बनारस जिले के लोकसभा सदस्य भी तो हैं, वहाँ के लोकसभा सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने बनारस का भी काफ़ी विकास किया है। ठीक है, तो ऐसे में जो गुजरात है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ये। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को अनुमान लगाने की विधि है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? इनकम मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है या ऑल ऑफ अबव है, क्या है? तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय हम कहते किसको हैं, क्या होता है नेशनल इनकम। ऐसे ये हमें पता है, एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र है माने एक क्या है, ये हमारा राष्ट्र है जैसे इंडिया। तो हम ये कह दें कि इसके जब भी हम फाइनेंशियल ईयर में बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है बेटा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है ये, 31 मार्च तक रहता है, 31 मार्च तक रहता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपको बताना है किसी भी देश के या किसी राष्ट्र के फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस की गई हैं, जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की गई हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उस मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का काम होता है और इसका दिवस हम लोग मनाते हैं हर साल 29 जून को। अब देखो, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उस मेथड को हम याद करते हैं PIC से। PIC मतलब होता है पिक, जैसे आप फोटो लेते हैं पिक से, तो P से हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड, I से हो गया इनकम मेथड, पाई कर लीजिएगा, E इसके हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कर लेंगे इसको, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि तीनों है, तो प्रोग्राम में सब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा, तीनों माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, इसको कैलकुलेट कर पाते हैं, तो तीनों हो जाएगा यस। ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। हम तीनों माध्यम से नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आय विधि के आधार पे, व्यय विधि के आधार पे और उत्पादन क्षमता के आधार पे हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की है। अब सबसे पहले हमें पता होना, कोचीन कहाँ, गोवा कहाँ। यहाँ पे देखें, अगर ऐसे हम लोग ऐसे करके, तो यहाँ पे ये हो गया कोचीन, यहाँ पे लगभग है गोवा। तो कोचीन से गोवा जिसने ट्रांसफर की उस व्यक्ति का नाम था, आपके ऑप्शन में दिया है कूना याद रखेंगे, नीना द कूना, फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, ये तो गवर्नर थे भैया। ये कौन थे, ये तो गवर्नर थे वहाँ के। मार्टिन फ्रेंसो डुसोजा ये नहीं थे। ये गामा
नहीं, तो नीनो दा कूना जो है इन्होंने क्या किया था, ट्रांसफर किया था। आप इनको एनसी कह सकते हो, नीनो दा कूना क्या कर लेंगे, नीनो दा कूना ने ट्रांसफर किया था। तो ये जो है आंसर बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, जो भी व्यक्ति फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, उन सभी का क्या है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अभी आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है श्रीलंका की मुद्रा क्या है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका। तो सिंपल सी बात हमें पता है, श्रीलंका की करेंसी क्या है बेटा, रुपया है। बीर, एंजोलर, अफगानी ये सब नहीं है, श्रीलंका है। अच्छा आइए मैं आपको एक और ट्रिक यहाँ बता देता हूँ। ऐसे देशों के नाम जहाँ सिर्फ मुद्रा रुपया चलती है, रुपए चलाने वाले देशों के नाम, रुपए चलाने वाले देशों के नाम। इसका एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। श्री मामा ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो श्री मामा ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये रुपए चलाने वाले देशों के नाम हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखें हम लोग पहले श्री से क्या है। श्री से है श्रीलंका, श्री से क्या, श्रीलंका है। और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे। और चलता है यहाँ पे रुपया। अब रुपया सब में है। माँ से बेटा हो गया मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले। और यहाँ भी चलता है रुपया। फिर एक माँ से हो गया मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या नाम है, हम उसको लुइस कह लें या पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। भा से हो गया बेटा, भा से है भारत, हम भारत ही तो हैं। भारत की राजधानी दिल्ली या नई दिल्ली, वैसे नई दिल्ली लिखा जाता है कई जगहों पर। तो रुपया। ई से बेटा हो जाता है, ई से हो जाता है इथोपिया, इथोपिया। आदिस अबाबा, यहाँ भी चलता है रुपया। फिर अगर देख लें से हो जाता है बेटा सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी है सेशेल्स सिटी, सेशेल्स सिटी। और रुपया यहाँ पे भी। पाकिस्तान बहुत पवित्र देश है, ठीक, पाकिस्तान इस्लामाबाद। और यहाँ भी क्या चलता है, रुपया। तो इस तरह से मांगा बेटा साइलेंट है, मांगा क्या है, साइलेंट शब्द है, ये साइलेंट है, उसके चक्कर में वायलेंट ना हो आप सभी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूँ ये इस तरह से आपको चीज़ें एकदम क्लियर सटीक समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ट्रिक भी आपके सामने है और क्लैरिफिकेशन आपको हो चुका होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम एक शब्द है जिसका उपयोग किसी धातु के मिश्र धातु के लिए किया जाता है। अमलगम इज अ टर्म विच यूज एन एलॉय ऑफ अ मेटल। अमलगम एक शब्द है जिसका उपयोग किसी धातु के मिश्र धातु के लिए किया जाता है। पारा, मरकरी, गोल्ड, सोना, चांदी। देन उसके बाद में लिखा हुआ है ऑल ऑफ अबव। तो प्यारे बच्चों बताएंगे क्या इसका सही आंसर है। अमलगम एक शब्द है, अमलगम एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है किस धातु के लिए जाता है, पारा के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए या ऑल ऑफ अबव के लिए, किसके लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों आप सब बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो आइए देखें, इसका जो सही आंसर है वो पारा है। कभी भी याद रखें अगर अमलगम की बात करते हैं, अमलगम के साथ में Hg, पारा, एटॉमिक नंबर 80। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अमलगमेशन होता क्या है, जब हम किसी एलॉय में मेटल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ अमलगम का यूज़ किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर जो टर्म यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं बेटा पारा या Hg। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, संविधान दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा, आइए देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। वैसे इसका आंसर जो है वो 26 नवंबर है। देखिए अगर हम कहते हैं बेटा संविधान दिवस,
संविधान दिवस। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 1949। तो 26 नवंबर का दिन होता है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या लगभग 2 माह के बाद में 26 जनवरी 1950 से इसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मतलब भारत देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। वो क्या हुआ था? लागू हुआ था संविधान यहाँ पे। अच्छा, संविधान भारत देश का 2 साल, ये सभी को आप जानते हैं, 11 माह और 18 दिन, 2 साल 11 में 18 दिन में संविधान बन के तैयार हो गया था। ये इतने में संविधान हमारा बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। अब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें लगभग हम ये कहें 63 लाख, ठीक है, 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए के आसपास क्या हुआ? खर्च आया था भारतीय संविधान बनाने में। 144 दिनों तक 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और बाद में मात्र 12+1 हमारा खुद का भारतीय संविधान, ये कहते हैं 12 और 1, अगर 1 की हम संख्या करें तो 1 हमारा खुद भारत शासन अधिनियम 1935, जहाँ से 250 से अधिक आर्टिकल लिए गए, बाहर अन्य देशों से अलग अलग जगहों से संविधानों का रूप लिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान जो दिवस आप बताएंगे वो 26 नवंबर बताएंगे। आपका आंसर 26 नवंबर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का उपनाम क्या है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बताएं प्यारे बच्चों, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारत देश में हिमालय जो हमारा भारत देश का सबसे ऊंचा एक पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय की लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल के आधार पर उसकी पोजीशन को बताने का इन्होंने काम किया था। तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का नाम जो है पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छा, अगर पूरा नाम शॉर्ट में कह दे तो JB शाह हो जाएंगे, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, ठीक है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ साहब, ठीक है। तो जॉर्ज बेर्नार्ड साहब का पूरा शॉर्ट नाम क्या देंगे? हम लिख देंगे जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। एक फिलॉसफी और ये कह दें दर्शन शास्त्री के पद के तौर पे ये कार्य किए थे, ठीक है। अब यस देखिए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही है। अगला है, भक्ति आंदोलन निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ? भक्ति आंदोलन निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ? 7th-8th सेंचुरी, 9th-10th सेंचुरी, 11th-12th सेंचुरी, 13th-14th सेंचुरी। यहाँ सेंचुरीज लिखा हुआ है, ये सेंचुरीज का टर्म सेंचुरी से है। तो 7th and 8th century is the correct answer when the Bhakti Andolan inaugurated in southern India. Okay, now A is the correct answer. A क्या है? बिल्कुल सही है। संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन 1927 में आया था, सर जॉन साइमन लेकर आए थे, 7 सदस्यों का एक दल था। इस दल में सभी अंग्रेज थे और ये संवैधानिक सुधार करने के लिए आंदोलन लेकर आए थे। बाद में लाला लाजपत राय ने इसका घोर विरोध किया था। इसका विरोध इलाहाबाद, मुंबई से लेते हुए लाहौर तक हुआ और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाठीचार्ज हुई, जिसमें लाला जी घायल हो गए और 19वें दिन माने 18 नवंबर 1928 को लाला की मौत हो गई। गांधी और इरविन एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये एग्रीमेंट 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने इरविन और ब्रिटिश हुकूमत से 11 सूत्री मांगों की बात कही थी और उसके बाद में गांधी जी एज अ ग्लोबल आइकन के फॉर्म में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी वहां से उनसे मिले थे। तो और बोथ ऑफ देम की बात करें तो ये दोनों है। तो बेटा ये कोई नहीं है, इसमें नॉन ऑफ दीज है। संविधान सभा का गठन जो हुआ था, अगर हम वो कहें तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और वो कैसे हुआ था? वो हुआ था कैबिनेट समिति से। कैसे हुआ था? कैबिनेट समिति से। तो यहाँ अगर कैबिनेट समिति कोई ऑप्शन होता तो मानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये इसका सही है। और यहाँ नन ऑफ दीज जो है बेटा, डी वाला वो बिल्कुल सही आंसर है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई दिक्कत
नहीं आई होगी। देखो बेटा, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, सिंपल है। अगर हम ये कहें फादर ऑफ फिजिक्स, अगर हम कहें बेटा फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें, तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स हैं आइजैक न्यूटन साहब, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स हैं। इन्होंने ग्रेविटी का रूल दिया था। अच्छा, ग्रेविटी के रूल के हिसाब से इन्होंने 3 अपने भी नियम दिए थे, जिसे हम लोग न्यूटन का नियम कहते हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया का नियम है, जड़त्व का नियम है। वो क्या है? जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम है इनका पहला नियम। अच्छा, इनका पहला नियम क्या बताता है? इनका पहला नियम बताता है यदि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु बल लगाए हुए वस्तु के ऊपर अपोजिट बल लगाती है और वस्तु अपनी पोजीशन को बदलने का प्रयास नहीं करती। लेकिन अगर वस्तु के ऊपर जो बल लगाया गया है वो बल स्थावर वस्तु से ज़्यादा हो जाए तो वह अपनी पोजीशन बदल देती है। ऐसे को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इसके ऊपर काम करता है। फर्स्ट लॉ क्या करता है बेटा? इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ऐसे में फर्स्ट नियम क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है वो क्या है? पहला नियम है। मतलब सिंपल अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे, आपको कहना है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट बिकेम रेस्ट मोशन एंड इम्पोज एक्सटर्नल फोर्स, इफ ऑब्जेक्ट हैज बीन चेंज योर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ऑफ द लॉ ऑफ मोशन या द लॉ ऑफ इनर्शिया, या इट आल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है, ओम है, फैराडे है, क्या है इसका सही आंसर? बेटा जब भी हम विभवांतर पे जाते हैं इसमें सही आंसर क्या मिलता है हमको? वोल्ट मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे अगर कभी भी आ जाए पोटेंशियल, याद रखें कभी भी आ जाए अगर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है? वोल्ट। वो क्या हो जाती है? वोल्ट। तो वोल्ट जो है करेक्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। ओम की बात करें तो बेटा ओम आपने पढ़ा होगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जहाँ वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है वहाँ ओम लगता है। फैराडे इन्होंने मैग्नेटिक लॉ दिया था, चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था, वहाँ पे लगता है ये। बेबर जो है ये फैराडे का ही, बेबर फैराडे का ही क्या है? एक लॉ हिस्सा है, जिसमें हम लोग एफ बी आई का रूल पढ़ते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड वाला रूल। आपने पढ़ा होगा लेफ्ट और राइट हैंड वाला रूल, तो ये रूल वहाँ काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो भी बच्चे हमारे ए के साथ में जा रहे हैं या ए आंसर आप सबने बताया है, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ए वालों का बिल्कुल जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आइए देखें, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या में, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें बेटा, वर्तमान में, वर्तमान में जनसंख्या में, वर्तमान में अगर जनसंख्या में भारत नंबर 1 है और चीन जो है वो सेकंड नंबर पर है। चीन जो है वो क्या है? वो सेकंड नंबर पर है। और चीन की अगर बात करें तो चीन का एक शहर है, आपने सुना होगा कभी, संघई। संघई, तो संघई जो है जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है बेटा? संघई है। अच्छा, ये जो है ये उसकी राजधानी है, ये राजधानी है माने कैपिटल है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो कहाँ पर है? वो संघई में है। तो जो भी बच्चे संघई आंसर दिए हैं, संघई के साथ में जा रहे हैं, उन सभी का आंसर सही है। गोंगझू, गोंगझू भी एक वहाँ का प्रांत है। ठीक है, ये अपनी नदियों के लिए फेमस है। शेंजांग, शेंजांग भी वहाँ पे एक प्रांत है। ठीक है, यस। अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग के कैबिनेट में से गृह मंत्री और उनके यहाँ के विदेश मंत्री, 2 व्यक्तियों के गायब होने की सूचना भी मिली है। ठीक है, अब ये उनका व्यक्तिगत है, वो वहाँ के लोग ही इसको समझ पाएंगे क्या है, लेकिन चर्चा इस समय पूरी दुनिया में इसके ऊपर चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, तो इस तरह से हम सभी देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग इस तरह से देख पाते हैं।
ऐसे आप इस तरह का एक टेबल देखे होंगे बच्चों, याद करेंगे आप सभी, अगर केमिस्ट्री बचपन में पढ़ी है आपने तो आपने इस तरह की एक टेबल देखी होगी, जिसमें सबसे लास्ट में ये जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को हम नोबल गैस या अक्री गैसें, इन इनर्ट गैस भी कहते हैं। और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम रैमसे, मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन या चार्ल्स डार्विन। क्या है इसका सही आंसर? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका जो है करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे लास्ट में एक और सीरीज होती है, लेक्टेनाइट एंथेनाइट सीरीज होती है, जिसमें टोटल 14 एलिमेंट्स आप देखते हैं, 2 कॉलम में 14 एलिमेंट। तो 14 गुणे 2 एलिमेंट यहाँ होते हैं, यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 10 होते हैं। और ये जो अगर हम जोड़ लें इसको पूरे को, तो ये वैल्यू हो जाती है 18। तो 18 ग्रुप वाला हिस्सा यहाँ पे है और उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है, इन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हें नोबल गैस कहते हैं। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम रैमसे साहब हैं। कौन है? विलियम रैमसे। तो जो जो भी प्यारे बच्चे विलियम रैमसे के साथ में हैं, विलियम रैमसे आपने सही आंसर दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आखिरी गैसों की अगर हम बात करें तो आखिरी गैसों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, रेडान, जेनान, एक्सान होती है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो अभी भी हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए बेटा। क्या है कि अगर हम बात करते हैं भूकंप की, तो भूकंप के दौरान रेडॉन गैस निकलती है, रेडॉन गैस। तो ये भी याद रखें, रेडॉन गैस क्या होती है? ये निकलती है रेडॉन गैस। भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है बेटा? रेडॉन गैस। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अच्छा, मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्होंने रेडियो रेडियो एक्टिव की खोज की थी, रेडियो एक्टिव गैसों की खोज की थी। आइजैक न्यूटन की बात करें तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, गुरुत्वाकर्षण की खोज की है इन्होंने। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने योग्यता के पुनर्जीविता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने? योग्यता की पुनर्जीविता का सिद्धांत। योग्यता की पुनर्जीविता का सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो ये इस तरह से है इनके बारे में। तो अब मैं समझता हूँ ये चीज़ें और आसान और क्लियर हो गई होंगी। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करती है? तो भैया इसका सही आंसर जो है वो 9 है। वो आप सब समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है इसका? 9 है। तो 9 क्या है इसका करेक्ट आंसर? आइए हम लोग इसको एक बार जरा एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और ये क्लियर हो जाएगा, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश, तरक्की पर बढ़ता हुआ प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सीमावर्ती राज्य। तो जैसे सबसे ऊपर की बात करें, यहाँ यहाँ हम देखते हैं टच कर रही बाउंड्री हिमाचल प्रदेश से, यहाँ एक। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे सीमा बनाती है हरियाणा से। यहाँ आते हैं, ये सीमा बनाता है दिल्ली से। और दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ पे बात करें तो यहाँ सीमा बनाती है, यहाँ सीमा बनती है राजस्थान से, भरतपुर आगरा वगैरह यहाँ पे है। यहाँ अगर देखें हम, ये यहाँ सीमा बनती है मध्य प्रदेश से। तो आप गिनती में देख सकते हैं साइड में ही कितने स्टेट्स आ गए हमारे, 1 2 3 4 5। फिर देखें यहाँ पे, यहाँ से बनती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। यहाँ अगर सीमा बनाते हैं तो हम देखते हैं झारखंड से। यहाँ सीमा बनाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं बिहार से। और ऊपर की ओर अगर हम टच कर लें बाउंड्री, तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी हमारी है नेपाल से। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो था, ये था 5, ओके, 5, ये 6, ये 7, ये 8, और अगर ये ले लें तो ये 9। एक और रह गया है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ से अगर हम कहें इस तरह से ऐसे, ये अगर इसको हम 9 छोड़ देते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को यहाँ थोड़ा काउंटिंग ना करें इसकी, तो इसे हम दे देंगे 9 नंबर, और इससे हम लोग कह देंगे उत्तराखंड, वापरिएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड बना है 9 नवंबर सन 2000 AD को। तो इस तरह से निर्माण हुआ है ऐसे। तो अब मैं समझता हूँ ये स्पष्ट है, एकदम क्लियर होगा आप सभी के लिए। तो आंसर आपका जो है वो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप प्यारे बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे कि जी आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई आपको दिक्कत ना हो, स्पष्ट है, एकदम क्लियर है आप सभी को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र का उपयोग तब किया जाता है जब मुद्रा की दर अधिक होती है, विकास दर धीमी होती है और बेरोजगारी अधिक रहती है। ऐसे को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे को हम कहते हैं गतिहीन मुद्रास्फीति। गतिहीन मुद्रास्फीति। और गतिहीन मुद्रास्फीति को कहा जाता है स्टैग इन्फ्लेशन। सिंबल देख लीजिए क्या है। अर्थशास्त्र में का तब प्रयोग किया जाता है जब मुद्रास्फीति माने इन्फ्लेशन, क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन दर अधिक होती है, विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी अधिक रहती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैग इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा, स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग इन्फ्लेशन क्या है, इसमें बिल्कुल सही आंसर है। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किससे ली गई है? भाई भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा जो है ये तो हमारी रशिया के मॉडल से ली गई है। अगर हम नियोजन की बात करें तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा एस विश्वेश्वरैया जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप सभी जानते होंगे। एस नहीं, एम, माफ करिएगा, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया साहब की अगर हम बात करें तो एम विश्वेश्वरैया ने एक बहुत अच्छी सी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की बुक किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। और एम विश्वेश्वरैया ने ये जो मॉडल था वो कहाँ से लिया गया था? रशिया का मॉडल लिया गया था। और धीरे धीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे काफ़ी इंस्पायर हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया
और उसका उद्देश्य था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करें, हम लोग निर्माण करें या विकास करें। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से क्या लिया था, प्लानिंग कमीशन की पूरी बात ली थी, प्लानिंग कमीशन का ढांचा लिया था, और इस ढांचे में हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से तैयारी करके इस बारे में हम लोग समझ पाए थे। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, जल्दी से देखेंगे और बताएंगे। 1863 में पूरा पाषाण कालीन पत्थर और औजार की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखो भाई, 1863 में पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार की खोज सबसे पहले किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूटी ने, अगला है रॉबर्ट हुकी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड क्लाइव ने। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट ब्रूस फूटी। रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने 1863 में पूरा कालीन पत्थर के औजार की सबसे पहले खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। पूरा पाषाण वही है जिसे हम लोग पेयोलिथिक स्टोन बोलते हैं, पेयोलिथिक एज। तो पेयोलिथिक एज में इस समय इसकी खोज की गई थी, सबसे पहले यही हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना में अधिक विकास दर देखी गई है? तो बच्चा, सबसे अधिक विकास दर फिफ्थ में, फोर्थ में नहीं भाई। देखो, सबसे अधिक विकास जो हुई है या विकास दर थी वो थी 6th 5 ईयर प्लान। आप सब जानते हैं ये प्रश्न बेटा हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5th 5 ईयर प्लान जो है, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान की बात करेंगे तो यहाँ, सॉरी 6 5 ईयर की बात करेंगे तो सही है। 5th 5 ईयर प्लान गलत है, 8th गलत है, फोर्थ नहीं है। फोर्थ स्थिरता के साथ विकास था बेटा, स्थिरता के साथ विकास की बात करेंगे तो वहाँ फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें देखें तो कोई आंसर नहीं है। ठीक है, कोई आंसर नहीं है। एक बार फिर मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, ध्यान से जान लीजिए। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पे आधारित थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास, और चौथी भी स्थिरता के साथ विकास पे आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय क्या हुआ था, हो तो गई थी पंचवर्षीय, लेकिन उसमें दो समस्या ये आ गई थी कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हो गया था। तो 62 में चाइना के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध। तो हमारे देश की जनधन बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई थी, और हमारे देश में फंडिंग की बहुत ज़्यादा इशू हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, और हमारे देश में एक फेमाइन की कंडीशन आ गई थी। फेमाइन कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए 3 साल का गैप कर दिया गया। देन 3 साल के गैप के बाद में 1969 वी आर वंस अगेन स्टार्ट द प्लानिंग कमीशन and the running of 1969 to 1974. After the 1974 to 1978 is the fourth 5 year plan, which is a stability on base of the stability, and fifth थोड़ा सा कंडीशन बैड थी, लेकिन 6 में सबसे ज़्यादा हमने क्या किया, विकास किया, डेवलप किया, बट 6 इज नॉट आंसर इज हियर, सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम होता है बेटा Na, हाइड्रोक्साइड होता है OH, और दोनों मिलके क्या बन जाता है, NaOH। तो ऐसे में NaOH जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं मांगा गया है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा भी नहीं मांगा गया बेटा। ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसा भी नहीं मांगा गया। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा भी यहाँ नहीं मांगा गया बेटा, साइडम। ठीक है, तो यहाँ जो माफ कीजिएगा यही बात ही की गई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये था इसका सही आंसर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में और ग्लाइटोज में परिवर्तित करता है? बहुत अच्छा है। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है आपके सामने, लैक्टोज लाइपेज, सुक्रोज एरिप्सिन। क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, तो आइए देखिए इसका क्या सही आंसर है। इसका है लैक्टेज। भाई सिंपल आप देख लीजिए, जहां पे सिंपल आपको याद रखना है, जब भी हम CHO ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहां हमें टर्म ओज मिलेगा, ओज मिलेगा, या हम वहां पे ASE टर्म यूज कर सकते हैं, ASE। अब आप देखो, जहां आपको ASE लाइपेज है, जहां आपको ओज 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 जैसे टर्म अगर मिल जाए, ओज याद रखना है, ओज जैसे टर्म मिल जाएंगे, ओज, तो आपको वो लगा देना है। इसलिए देन ए इज अ करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फैक्टोज,
सभी में ओज आपको टर्म मिलेगा, तो आप उसको क्या करना है, ओज जैसे टर्म को यहाँ पे लगा देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? आइए ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी की कंडीशन, इमरजेंसी की कंडीशन की बात करें तो बेटा इमरजेंसी का जो पार्ट है वो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 18 में है, और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, इन 3 जगहों पर है। अच्छा, अब देखो राष्ट्रीय अगर हम बात करें, जैसे ये राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, यहाँ कह दें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ऐसे, ठीक है, यह, और यहाँ पे वित्तीय आपात, इसको क्या कह देंगे हम लोग बेटा, इसे हम लोग कह देंगे वित्तीय आपात, इसे क्या कहेंगे, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, जब हमारी कोई मशीनरी फेल हो जाती है तो वहाँ पे आपातकाल की घोषणा होती है, आपातकाल के लिए। तो इसका आंसर जो है वो 60 होना चाहिए, 360। तो प्यारे बच्चों 360 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे 360 के साथ में जा रहे हैं वो वित्तीय आपात सही कर रहे हैं। आज भारत देश में एक भी बार अभी वित्तीय आपात लगा नहीं है। हाँ, एक बार थोड़ी सी परिस्थिति हमारी डिफरेंट हो गई थी 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा जी की सरकार थी और भारत देश के जो उस समय ये क्या है वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय एक स्थिति बनी थी, लेकिन कभी भी हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा और भगवान करे कभी भी ऐसा ना हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का सेशन मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ। आज आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बेटा ओके, थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.